हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी कल ही हमने रिसेंटली अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज योर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। होप सो आप सभी ने इसका पार्ट नंबर 1 देखा होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी सीरीज आने वाली है, जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर मैं जितने भी आपको पार्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 1 जाने वाला है, लेक्चर नंबर 1 जाने वाला है। क्योंकि वो 40 मिनट का जो मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर ओवरव्यू दे दिया, एक प्रॉपर मैप बता दिया, किस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी क्रांति चली, हमारा स्ट्रगल चला, किस हिसाब से हमारी अंदर जो जुनून था, हमने आजादी पाने का जुनून था, कैसे कैसे आगे बढ़ा और हमने उसके फलस्वरूप 1947 को इसका रिजल्ट पाया। होप सो आप सबने वो लेक्चर देखा होगा। उस लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक मूवी के स्टाइल में उधर प्रॉपरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या हुआ। सबसे पहले जैसे आपका फर्स्ट टाइम आपकी जो फर्स्ट वॉर थी 1857 थी, उसके बाद आपकी आईएनसी की स्थापना हुई, आईएनसी की स्थापना के बाद आप मान सकते हो आपका विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में मैंने बताया, एंड सो ऑन। आपका 1927, 1947, 1942 सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यही जो आपके पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो हमारा ओवरव्यू था, वो आपको एक आइडिया देना था कि हमने इसमें पढ़ने क्या वाले हैं आपको, ताकि पता चल सके कि ऐसा हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो आज का हमारा लेक्चर जाने वाला है, दैट इज योर रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्रांति 1857 की। ये जैसे कि मैंने आपको कल वाले ही लेक्चर में बताया, पार्ट नंबर 1 में आपको बताया, ये जो आपकी रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी, इसे हमने घोषित किया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी लड़ाई की, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई इसे चुना गया, क्योंकि इससे पहले इतना रोष नहीं था, इतना गुस्सा नहीं था, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अब लोगों में आप कह सकते हो थोड़ी सी भावना आई कि हां हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं। तो वो कहां से स्टार्ट हुई? 1857 में। अब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसी के बारे में हमने डिटेल आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं, 1857 से पहले ही इंडियंस में, हम लोगों में बहुत ज्यादा रोष, क्रोध आ चुका था। बस अब जरूरत थी कि ज्वालामुखी का फटने का, बस ज्वालामुखी फटने की देरी थी, वो सिर्फ फटी 1857 में। हमारी पहले हुई बैटल ऑफ पैसले, आप मान सकते हो, बैटल ऑफ बुक्सार आपकी हुई, डिफरेंट बैटल्स हुई। इन्होंने डिफरेंट ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट स्कीम स्टार्ट की, उन्होंने डिफरेंट हमारे ऊपर अत्याचार किए, जिसके फलस्वरूप लोगों में क्रोध आ गया, रोष आ गया और उन्होंने एक क्रांति का आयोजन किया, और जिसे हमने नाम दिया 1857। अब मैंने आपको बताया दैट इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने माना ये हमारी इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर है, लेकिन ब्रिटिशर्स का मानना था ये कोई युद्ध नहीं है, ये कोई वार नहीं है, ये एक जस्ट ए म्यूटिनी ऑफ सिपॉय, जो मैंने आपको कल ही बताया था, इट इज ए सिपॉय म्यूटिनी। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ आपके मान सकते हो सिपॉय, मैंने आपको बताया था सिपॉय कौन होते हैं, सिपॉय आर योर सोल्जर्स, ये कुछ सोल्जर का विरोध है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इसे क्या घोषित किया, 1857 को क्या घोषित किया, आपने बताया सिपॉय म्यूटिनी। एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में मेन रोल अदा करने वाले कौन से लीडर थे, कौन से क्रांतिकारी थे? दैट इज योर मंगल पांडे। और मंगल पांडे आपसे पूछा जा सकता है कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे? दैट इज योर 34th। और ये पूछा बड़ी बात जाता है कि मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे, ऑफ ही वॉज 34th रेजिमेंट सिपाही। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो मैंने आगे लिखा हुआ है दिखा देता हूं। हाँ, ये इधर से स्टार्ट होती, ठीक है। अभी मैं आपको इधर बता चुका हूं, इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज रिगार्डेड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इट इज ए म्यूटिनी ऑफ सिपॉय, एंड इट इज डन बाय द मेन रोल जिन्होंने अदा किया वो थे मंगल पांडे जी, और 34th रेजिमेंट के वो सिपाही थे। आगे बात होती है, ये जो द रिवॉल्ट इज नोन बाय सेवरल नेम्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये आप पढ़ सकते हो, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बात आती है, ये जो लड़ाई हुई है, जो रिवॉल्ट हुई है, जो हमारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, इससे आने का मेन कॉजेस क्या थे? इधर आपसे पूछा जा सकता है, आपको द एमसीक्यू आएगा, जल्दी से बताइए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 नहीं है। तो इधर मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट 1857 के कॉजेज डाल दिए, जिसके कारण लोगों में, इंडियंस में रोष आ गया, गुस्सा आ गया, और
उनके अंदर की जो ज्वालामुखी थी फट चुकी और वो क्रांति में घुस गए। ठीक है, पहला कॉज आता है इल ट्रीट विद इंडियन सोल्जर। पहला कॉज क्या था, ध्यान से सुनना। जो इंडियन सोल्जर्स थे, अब दो तरह के सोल्जर्स थे, एक ब्रिटिशर्स हो गए, एक इंडियन हो गए। ठीक है, अब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। व्यवहार तो छोड़ो, उन्हें पैसे भी अच्छे नहीं दिए जाते थे एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। अगर दोनों एक लेवल के भी सिपाही हैं, एक ब्रिटिशर है और एक इंडियन है, तो ब्रिटिशर्स को ज्यादा सैलरी दी जाती थी एज कंपेयर टू इंडियंस। तो इसका भी गुस्सा था इंडियंस में। दूसरी बात हुई, इंडियन सोल्जर्स वर नॉट गिवन पोस्ट ऑफ द अबव दैट ऑफ सूबेदार। अब उन्हें सूबेदार के ऊपर पोस्ट नहीं दी जाती थी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा आपकी पोस्ट, आपकी जो प्रमोशन है सूबेदार तक जा सकती है, उसके ऊपर वो नहीं बेचते थे। एंड सम सिपाहीज वांटेड स्पेशल बटालियंस इफ सेंट ऑन ओवरसी। अब क्या होता था, एक को चीज याद रखना, देखो अभी मैंने क्या बताया, इंडियन सोल्जर्स का अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। कैसे व्यवहार नहीं किया जाता था, पहले तो उन्हें सैलरी नहीं अच्छी दी जाती थी, सैलरी अच्छी नहीं दी जाती थी, साथ में उनको सूबेदार के ऊपर नहीं जाने देते थे, सूबेदार के ऊपर नहीं जाने देते थे, और साथ में उनके ऊपर एक को कष्ट डाल दिया, उन्हें बाहर देशों में भेज दिया जाता था। और जो बाहर देशों पे जाने के लिए उन्हें अलाउंसेस मिलने चाहिए थे, वो भी उन्हें नहीं दिए जाते थे। पता चल गया सोल्जर्स के साथ क्या क्या कष्ट सहा उन्होंने, क्या क्या उन्होंने कष्ट, ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर कष्ट किया। तो ये थे उनके कुछ कष्ट, और इनके कारण उनमें ये गुस्सा आ गया, ये क्रोध आ गया। तो फर्स्ट कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज इल ट्रीट विद इंडियन सोल्जर्स। सेकेंड कॉज बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने इसे बनाया था, तो कौन इसको लाने वाले थे? दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से वाज प्रिपेयर्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। याद होगा डलहौजी के नाम से, आपको याद होगा, वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो मैं तो ऐसे ही याद रखा था, लॉर्ड डलहौजी, थोड़ा सा अनोखा सा नाम था। तो ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ लेप्से थी, इसको लाने वाले आपसे पूछा जा सकता है कौन थे? लॉर्ड डलहौजी इन द लेट 1840s। ठीक है, एक्चुअल में पूरी 1848 तक आई थी, लेकिन इसे इंट्रोड्यूस आप मान सकते हो कि 1840s में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब ये बात आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से था क्या, है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया, जो राजा का लीगल हायर होगा, जो उसका असली खून होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को थ्रोन पे बैठने का हम अलो करेंगे। अगर कोई एडॉप्टेड सन है राजा का, तो उसको हम नहीं बैठने देंगे। मतलब कि अगर उसका कोई लीगल हायर होगा, उसका अपना कोई खून होगा, तो तब भी वो आगे अपने राजा को प्रोसीड कर सकता है। लेकिन अगर कोई एडॉप्टेड सन है तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, और उस कारण जितनी भी उनकी संपत्ति होगी, वो जो राज्य होगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। पता चल गया डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से में वो उन्होंने ये जो आपके एडॉप्टेड सन थे उसे खारिज कर दिया गया, उसे नहीं माना उन्होंने। ठीक है, तो यही चीज आपने याद रखनी है। सेकंड मेन कॉज आ गया रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, दैट इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। अब आपसे पूछा जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से क्या है? इधर मैंने साफ अंग्रेजी में लिखा है और हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। जो भी आपको भाषा आती है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, आप उधर से समझ सकते हैं। मैंने बड़ी सरल भाषा में समझाया, हिंदी भी क्या, कोई भी आसानी से इसे समझ लेगा। अब बात आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। आपने रानी लक्ष्मीबाई का सीरियल भी आता था पहले, अब मूवी भी आई है, आपने वो भी देखी होगी। तो उस मूवी में आपने देखा होगा दैट रानी लक्ष्मीबाई जी का एक एडॉप्टेड सन था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का एक एडॉप्टेड सन था, तो उसे झांसी के थ्रोन पे नहीं बैठने दिया, बिकॉज उन्होंने कहा लीगल हायर को ही बैठने देंगे। एंड सतारा, नागपुर एंड झांसी वर अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। और इस कारण ये तीन राज्य आप याद सकते हो। आपसे पूछा जाता है कौन कौन सा राज्य उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के तहत अपने अंदर ले लिया। दैट इज योर फर्स्ट वन इज झांसी, झांसी से याद रहेगा। मेन आपका रानी लक्ष्मीबाई का तो आपको याद ही रहेगा, नागपुर एंड सतारा। और भी आके आते हैं जैतपुर, संबलपुर एंड उदयपुर वर ऑल्सो अनेक्स्ड। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से के तहत कौन से कब्जे उन्होंने कर लिए, किस किस जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब अगला कॉज आता है इकोनॉमिक कॉज। अभी तक हमने कौन से कॉज पढ़े? सर हमने अभी पहला पढ़ा था इल ट्रीट विद इंडियन सोल्जर्स, सोल्जर्स का बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। फिर दूसरा हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। अब तीसरा हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक कॉज, पैसे की कमी। देश में होगी पैसे की कमी, उसके कारण भी लोगों में रोष।
जैसे कि अभी का बात करें, अभी हम बात करें तो हमारा इधर कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सभी के पास पैसों की थोड़ी कमी है, उसके कारण हमें गवर्नमेंट पे रोष है, गुस्सा है, तो वैसा ही हिसाब था। ठीक है, ध्यान से सुनना, इधर भी आपको पता चल जाएगा। इन रूरल एरियाज पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर इन्फ्लेटेड बाय द हैवी टैक्सेस ऑन लैंड। अब जो उधर के पीजेंट्स थे, जमींदार थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया। कमाई कुछ भी नहीं, टैक्सेस देते चलो, टैक्सेस नहीं दे पाते थे, उसके कारण उनकी जमीन पर हड़प लेते थे ब्रिटिशर्स। तो एक मेन कॉज, इकोनॉमिक कॉज में ये आ गया, हैवी टैक्सेस। याद रखना, हैवी टैक्सेस। अगला क्या हुआ, अब हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंग्लैंड की रेवोल्यूशन इधर आ गई, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज इधर आ गई। हुआ क्या, ब्रिटिश की जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे वो मशीन से बनाते थे, अच्छी क्वालिटी के बनाते थे। अब उसके कारण हमारी जो इंडस्ट्री थी उनके सामने नहीं टिक पाई, हम उनका सामना नहीं कर पाए, हमारी कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी, हमारा जो प्रोडक्ट था इतना अच्छा भी नहीं था, हमारे पास मशीनरी की कमी थी। तो उसके कारण जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उन्हें भी हैवी लॉस झेलना पड़ा। जो मेन आपकी इंडस्ट्री थी जिसे इफेक्ट हुआ, दैट इज योर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड टू कंपीट विद चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमिक कॉस्ट में कौन कौन सा आता है। इकोनॉमिक कॉस्ट में तो फर्स्ट आपका आ गया हैवी टैक्सेस एंड द अनदर वन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। होप सो अभी तक क्लियर होगा जितना भी बताया है। अगर अभी भी आपको कोई क्लियर नहीं है, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इतना अच्छा सा डब्बा दिया हुआ है, यूट्यूब वालों ने इतना अच्छा दिया है जहां पे हम एक दूसरे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आप समझ सकता हूं आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, और आने वाले लेक्चर्स में कोशिश करूंगा उसे और बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। अभी हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक कॉज। अब कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉज भी इसमें हुए। सोशल एंड रिलीजियस, अब तो आपको पता है हमारे इस देश में मेन जो मुद्दा रहता है दैट इज योर रिलीजन। रिलीजन के साथ छेड़छाड़ है ना, यही चीज है ना। तो ब्रिटिशर्स ने यही चीज की, उसके कारण भी लोगों में रोष आ गया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे इधर सती सिस्टम होता था। सती सिस्टम आपको पता होगा, दैट इज योर विडो वुमेन्स वर बर्न्ड अलाइव विद देयर हस्बैंड। जब आपकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो विडो वुमेन्स होती थी उन्हें साथ में ही जला दिया जाता था। आपने ये सती सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो उन्होंने ये प्रथा खत्म कर दी। माना ये अच्छी प्रथा थी, लेकिन अब वही चीज आ जाती है, हम नई चीज को पाने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, उसे पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, तो उसके कारण भी लोगों में गुस्सा था। फीमेल इन्फेंटिसाइड भी हुआ। फिर एक और इन्होंने क्या किया, दैट इज योर लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज एक्ट। अब उन्होंने सती सिस्टम तो खत्म कर दिया, सती सिस्टम के साथ साथ उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट भी पास किया इन 1856 कि जो विडो है वो फिर से रीमैरिज कर सकते हैं। हम पहले क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ सती सिस्टम को फॉलो करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक ये अच्छा काम भी किया, मान सकते हो। लेकिन वही चीज है कि हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन की टेंडेंसी है, ये अकेले किसी की टेंडेंसी नहीं बोलूंगा, हम कोई चेंज को पाने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सोशल कॉज आ गया। तो ये आपने याद रखने हैं मेन कॉज क्या आ गया आपके। फर्स्ट सर हमने पहला पढ़ा इल ट्रीट विद इंडियन सोल्जर, सर सेकंड पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, देन हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉज, देन सोशल एंड रिलीजियस कॉज। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में बड़ी बार आया हुआ है। बोलते हैं कि जो इमीडिएट कॉज था, मेन कॉज था 1857 का क्या था। देखो इधर मैंने आपको क्या बताया, अभी क्या था, गुस्सा पनप रहा है, क्रोध आ रहा है, लेकिन जब फूटा, जब ज्वालामुखी निकली, उसका मेन कॉज क्या था, उस टाइम पे ऐसा हुआ क्या था, तो दैट इज योर कार्टेजिस प्रॉब्लम, फैट ऑन कार्टेजिस। कार्टेजिस आपको मैं बता दूं, बारूद को बोलते हैं, गोली को बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, आप समझ लो, मैं आपको समझाता हूं। ये आपकी गन आई, ठीक है। अब गन के अंदर जो उन्होंने बुलेट डालनी होती थी, जो कार्टेजेस डालनी होती थी, उसके पीछे वाली साइड कुछ आपके होते थे, इसको ब्लॉक करने के लिए इन्होंने इधर लगाए होते थे फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। काउ एंड पिग के इधर फैट्स लगे होते थे। तो आप सभी को पता है काउ इज द रिलीजियन एनिमल फॉर हिंदूज एंड पिग फॉर मुस्लिम्स। तो उन्हें यह चीज अच्छी नहीं लगी
क्योंकि जब उन्हें ये आपकी जो कार्टेज है ये जब गन के अंदर फिलअप करनी होती थी तो उन्हें ये मुंह से निकालनी पड़ती थी, उन्हें ये फैट मुंह से निकालना पड़ता था। तो उस कारण उनमें और रोष आ गया और गुस्सा आ गया और वो 1857 की रिवॉल्ट में घुस गए, इस क्रांति में घुस गए, इस लड़ाई में घुस गए और ब्रिटिशर्स के साथ ईंट से ईंट बजाने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज इज योर ग्रीस्ड कार्टेजेस। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, मैंने प्रॉपरली उसमें क्या किया है, जो अभी मैं बोल रहा हूं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। आपने बस क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे आपको पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था 1857 की क्रांति तो हुई लेकिन हमें उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, हम फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? उसके कुछ रीजन है, उसका कुछ कारण है। क्या रीजन था? देखो, पहली शुरुआत हमेशा फेल, मैक्सिमम चांसेस, हमेशा नहीं, मैक्सिमम चांसेस फेल होने के होते, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। 90 साल तक लड़ते रहे और 90 साल के बाद, 90 साल के अंतराल के बाद हमें आजादी मिल गई। तो वैसा ही था ये 1857 का, हमारी ये पहली कोशिश थी। तो वैसे ही आप याद रखो, आपकी भी पहली कोशिश है। अगर पहली कोशिश है, एग्जाम में आपने कभी डीमोटिवेट नहीं होना कि हाँ मेरे से ये एग्जाम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बड़े फेल हो चुका हूं। ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपको भी आजादी मिलेगी, जब आप भी कोई एग्जाम क्रैक करेंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को किसी से छोटा मत समझो, ये मत समझो कि मुझसे ना हो पाएगा, ये चीज भूल जाओ। ठीक है, तो वैसा ही अगर हमने भी उस टाइम पे सोच लिया होता कि मुझसे ना हो पाएगा, तो आज भी हम ब्रिटिशर्स के नीचे होते, आज भी हम ब्रिटिशर्स के गुलाम होते। तो यही चीज याद रखनी है, हमेशा अपने पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द रिवॉल्ट, व्हाई डिड द रिवॉल्ट फेल? क्या रीजन थे आपकी जो रिवॉल्ट थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी, फेल हो गए? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फॉलोइंग रीजंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857? कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण आपका 1857 का रिवॉल्ट बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, फेल हो गया, नाकाम हो गया? तो ये आपके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन होता है लिमिटेड अपराइजिंग। तो मैं बता दूं, ये जो आपकी फर्स्ट कॉज था, दैट इज योर लिमिटेड अपराइजिंग। इसमें क्या है लिखा हुआ मैंने, इसमें यही लिखा है, अभी लोगों में जागरूकता नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक जगह के ऐसे लोग थे जो लड़ रहे थे, बाकी सब आराम से बैठे हुए थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही क्रांति छिड़ी थी ये, मैं बता दूं। राजस्थान साइड हो गया, यूपी हो गया, आपका कानपुर वाली साइड हो गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी साइड अभी युद्ध स्टार्ट हुआ था। जो बाकी स्टेट्स आपकी बच गई, सदर्न स्टेट्स बच गई, ईस्टर्न साइड बच गई, उन्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो उसके कारण लैक ऑफ सपोर्ट आप कह सकते हो, लिमिटेड अपराइजिंग भी उसका रीजन आप कह सकते हो। कि आप इधर मैंने लिखा हुआ है, द लार्ज प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद, मैसूर, ट्रैंक्वोकोर, कश्मीर एज वेल एज द स्मॉलर वंस ऑफ राजपूताना डिड नॉट जॉइन द रिबेलियन। ठीक है, तो यही चीज आपने याद रखनी है। कुछ कह सकते हो अभी क्रांति की शुरुआत हुई थी, अभी बस हमने शुरुआत की थी, लोग जुड़ने की देरी थी, लोगों में जागरूकता फैलाने की देरी थी, बस सब जुड़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो पहला कॉज क्या आ गया, लिमिटेड अपराइजिंग। सेकेंड इज नो इफेक्टिव लीडरशिप। हमारे इधर कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं था। आपको मैं बता दूं, हर एक चीज में आपको सबसे पहले लीडर चाहिए। अब आप में से मेरे बड़े भाई बंधु बहन ने भी क्रिकेट खेलती होंगी, पॉपुलर गेम है। अगर उसमें कोई कप्तान नहीं हो, कोई कैप्टन नहीं हो, तो कौन बताएगा कौन फर्स्ट डाउन आएगा, कौन सेकंड डाउन आएगा, कौन उनको लीड करेगा, कौन डिसीजन लेगा? क्या यह पॉसिबिलिटी है कि 11 के 11 प्लेयर इकट्ठे डिसीजन ले? क्या यह पॉसिबिलिटी है कि 11 के 11 कप्तान बन जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक प्रॉपर हमें लीडर चाहिए जो हमें गाइड करे, हमें राह दिखाए, हमें एक सही दिशा ले जाए। तो उस टाइम पे लीडरशिप की बहुत कमी थी। मैं बता दूं उस टाइम पे क्या हुआ, किया गया, बहादुर जफर जी थे हमारे इधर, दैट इज योर, सॉरी बहादुर जफर नहीं, बहादुर शाह 2 थे जो लास्ट मुगल एम्परर थे, तो उन्हें लीडर बनाया गया। तो उस टाइम पे उनकी एज अराउंड 80 थी। ध्यान से आप देख सकते हो, लीडर भी हमें शेर टाइप चाहिए जो आगे लड़ सके, सबको लीड कर सके।
तो उस टाइम की हम कह सकते हैं लीडरशिप भी थोड़ी सी नॉन इफेक्टिव। देखो मैं किसी को ये नहीं डिमोरल नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि अभी शुरुआत हुई थी, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें आजादी का वर्ड सुनने को मिला था कि हाँ हम आजाद होना चाहते हैं, हमें एक नया वर्ड मिला था आजादी। अगला रीजन आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास पैसों की कमी, गोलियों की कमी, हथियार की कमी। जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार, बहुत अच्छे अच्छे कार्ट्रिजेस, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे पास पैसों की कमी थी। अगला मेन रीजन आता है नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। अब जो मिडिल क्लास थी, पैसों वाली क्लास थी, रिच क्लास थी, ठीक है, ट्रेडर्स थे, जमींदार थे, वो क्या थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ब्रिटिशर्स का साथ दिया। उन्होंने ब्रिटिशर्स को पहले ही बता दिया। अब कुछ ऐसे राजा थे, प्रिंसली स्टेट के राजा थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को पहले ही आगाह कर दिया कि हां जनाब रिवॉल्ट ऑफ 1857 आने वाली है। उन्हें पहले ही बता दिया, उन्हें यह चीज का पहले ही आगाज करा दिया, जिसके कारण वो पहले ही संभल गए। तो वो आप कह सकते हो कि मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन कम थी, रिच क्लास की कम पार्टिसिपेशन थी, जो आप कह सकते हो लार्ज प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, किंग थे, उनकी भी कम पार्टिसिपेशन इसमें थी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फेलियर थे, फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857 के कुछ रीजन थे, तो ये आपने याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इसके रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। अब बड़ी बार ये पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि दिल्ली में 1857 के लीडर कौन थे, दिल्ली के, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपका आंसर जी अभी मैंने आपको बताया बहादुर शाह, लास्ट मुगल एम्परर, एंड जनरल बख्त खान। अब लखनऊ में कौन थे, बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर। आपने ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सब भी डाल दिए। झांसी की आपको पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रॉपर्ली टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इधर से पढ़ सकते हो। कानपुर में आपने याद रखना है तांतिया टोपे, नाना साहिब, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उस टाइम के, जो उस टाइम पे उन्होंने आगे बढ़े, उन्होंने इधर के कुछ लीड किया, इस स्टेट को, इस जगह को उन्होंने लीड अप किया। तो ये आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, पीडीएफ पे आप बिल्कुल ही डिपेंड नहीं हो जाओ, फिर भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बच्चे मांगते हैं, और उधर से आप नोट डाउन कर सकते हो आसानी से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या आप सर्च कर सकते हो IG क्लासेस, आपको उधर मिल जाएगा। फिर बात होती है, हमने ये पढ़ लिया इंपॉर्टेंट लीडर्स, यस सर, इंपॉर्टेंट लीडर्स मैंने आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट लीडर्स तो थे, अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया, ये 1857 की जो हमारी लड़ाई थी, हमारी क्रांति थी, ये हो गई नाकाम, ये हो गई फेल हो गई। तो अब ब्रिटिशर्स कहते हैं हम इसका नामो निशान नहीं रहने देंगे। आपने ये युद्ध छेड़ कैसे दिया? तो उन्होंने सोचा जो इनके लीडर्स हैं, जो बड़े आगे आ रहे हैं, क्यों ना उन्हें मार दिया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए, एंड सो ऑन। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या हुआ इन लीडर्स के साथ। तो सबसे पहले आपने मेन चीज याद रखनी है, बहादुर शाह टू। बहादुर शाह टू कहां के थे? दिल्ली के। मैंने आपको बताया इनकी एज अबव 80 थी, 80 की एज थी इनकी, 80 की एज तो थी। अब इन्हें क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया, और जेल में ही इनकी डेथ होगी। अब जेल में इनकी डेथ होगी, अब इनके 2 बेटे भी थे, और दोनों बेटों को ब्रिटिशर्स ने खुलेआम गोली मार दी, और इधर ही मुगल एम्परर खत्म हो गए। सेकेंड चीज जो आपने याद रखनी है, नाना साहिब एंड बेगम हजरत, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया बड़ी बार, एसएससी के एग्जाम में एक बार आया था। बेगम हजरत एंड नाना साहिब, ठीक है, ये क्या हुए? इन्होंने देश ही छोड़ दिया और ये चले गए नेपाल। ठीक है, आपसे पूछा जाता है ये कहां चले गए? इन्हें जेल में डाल दिया गया कि इन्हें एग्जीक्यूशन कर दिया गया? तो आपने बताना है ये देश छोड़कर नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट चीज जो हुई, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की आपने मूवी देखी होगी, लक्ष्मीबाई को आपने देखा होगा मूवी में प्रॉपर, ठीक है। उस मूवी में क्या हुआ था? उन्हें मार दिया गया था, बैटल में एक मारे गई थी वो। तो लक्ष्मीबाई जी जो थे वो कौन से बैटल में मारे गए? आपने याद रखना है, बाय ह्यूज रॉस। ह्यूज रॉस जी ने उन्हें मारा था इन बैटल, आपने याद रखना है, ये चीज पूछी जा सकती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला?
ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया क्या कॉजेस थे, कौन कौन से लीडर थे, ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्या क्या रीजन था हमारे फेल होने का, अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ। मैंने बताया अब जागरूकता उनमें ब्रिटिशर्स में भी आ गई, हाँ भाई बचना पड़ेगा इंडियन से, इन्हें इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो रही है, इनमें इंडिपेंडेंस वर्ड आ गया है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा जो उनकी रानी थी क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी तुमसे नहीं संभल रहा, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल उधर ही एंड कर दिया और पूरा का पूरा अपने अंडर ले लिया, पूरे का पूरा इंडिया का साम्राज्य जो था पूरा का पूरा अपने अंडर ले लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है 1857 का रिजल्ट क्या आया, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एंड इट कम्स अंडर द क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जी ने अपने अंडर ले लिया और साथ में उधर एक और चीज हुई गई, दैट इज योर गवर्नर जनरल पोस्ट एंडेड। ये लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। एंड द विसरॉय ऑफ इंडिया पोस्ट हैज बीन स्टार्टेड। तो उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे, मैंने आपको बताया था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग हमारे गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल इज योर लॉर्ड कैनिंग एंड द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हें इस पद से हटाकर इन्हें विसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। आपने ये चीज याद रखनी है, आपको पता भी होगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में बड़ी बार पूछा जाता है, हु इज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड हु इज द विसरॉय ऑफ फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये था कुछ आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बारे में था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके कुछ कॉज एंड इफेक्ट थे, कॉज एंड इंपैक्ट थे, जिसमें आपको होप्स हो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही जो मैंने आपको एक प्रॉपर स्टोरी बता दी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रोष आया, क्रोध आया, क्रोध आया तो ज्वालामुखी फट गई, ज्वालामुखी फटी तो हमने थोड़ा सा आक्रमण तो कर दिया, लेकिन हमें पीछे से कुछ सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला तो उस फलस्वरूप हमारी ये जो रिवॉल्ट है ये खत्म होगी, ये फेल होगी, इसमें कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला एंड सो ऑन। होप सो आपको क्लियर होगा। तो ये था हमारा कुछ लेक्चर नंबर 2। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी पुराने हैं उन्हें यही अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इसका आनंद उठा सके, लुत्फ उठा सके। तो मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना गाइस, अलविदा। और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।